Hello everyone, I welcome you all to Guru Mantra classes. So today we are going to do chapter 1 of civics class 10, that is power sharing. So let's start with the overview first. तो बेसिकली ये चैप्टर जो है हमें वो और भी डेमोक्रेसी के बारे में बताएगा कि हाउ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और फिर हम पढ़ेंगे कि स्पेशली दो कंट्रीज के एग्जांपल जो है बेल्जियम और श्रीलंका, और इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे उन्होंने कैसे कैसे हैंडल किया, क्या उन दोनों का कैसे डिफरेंट अप्रोच था और उनके कॉन्सिक्वेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में. तो जो बेल्जियम है इट्स अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और उसके बॉर्डर्स है विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड ल्यूजमबर्ग. देखो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इट हैज बॉर्डर वाला और इज अ स्मॉल कंट्री. अब साथ साथ एक दो पॉइंट लिखते जाइए जैसे बेल्जियम, फिर 1 2 3 4 5 करके, ताकि इट्स इजी फॉर यू टू लर्न एट द लास्ट मोमेंट. अब इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़. ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट. 1 2 और 3. The ethnic composition of the small country is very complex. Of the country's total population, जो 59% है वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और स्पीक्स डच लैंग्वेज. Another 40% live in the Wallonian region and speak French. अब जो बचे रिमेनिंग 1% they speak German. ये हो गया ओवरऑल कंट्री का स्टेटस. अब हम मूव करते हैं कैपिटल. तो कैपिटल में क्या होता है, 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% स्पीक डच. अब ये देख, ये स्टार्टिंग से ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है. क्यों? क्योंकि ओवरऑल देखे तो 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन और स्पीक्स डच. वाइल अगर हम सिटी में देखें, दैट इज द कैपिटल सिटी, तो जो डच स्पीकिंग है वो है माइनॉरिटी में, लेकिन वैसे है मेजॉरिटी में. तो इसलिए पॉलिसीज बनाना इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स. अब हम देखते हैं कि श्रीलंका की सिचुएशन और फिर देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स लिए दोनों कंट्री ने टू सॉल्व दिस इशू. अब द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. इसकी वजह से क्या है, टेंशन हो गई दोनों कम्युनिटी के बीच में ड्यूरिंग द 1950s एंड 1916. स्पेशली कैपिटल सिटी में जो थी टेंशन बहुत ही एक्यूट थी और बहुत ही विजिबल थी. इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई थी. क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी in the country but a minority in the capital. अब हम बात करते हैं दूसरी कंट्री की, श्रीलंका की. तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और उसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़. बेल्जियम की है 1 करोड़. पहला पॉइंट आइलैंड नेशन वाला, दूसरा पॉइंट पॉपुलेशन वाला, तीसरा पॉइंट इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर. सिन्हाला इज लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 74%, और तमिल है 18%. अब तमिल में भी डिविजन्स है. देयर आर 2 सब ग्रुप्स. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री जिसको हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरा है जो द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ इंडिया से रिलेशन है एंड दे केम फ्रॉम देयर, इसलिए दे आर टर्म्ड एज इंडियन तमिल्स. इनका भी परसेंट याद करना. पहले टोटल तमिल्स का परसेंट है 18, श्रीलंकन तमिल्स का है हमारा 13 और इंडियन तमिल्स का है हमारा 5%. अब as you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking are Buddhist while most of the Tamil are Hindus or Muslims. And जो population बची, there are 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. अब let's see the map of Sri Lanka. ये श्रीलंका के मैप. तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में जो है तमिल लोग ज्यादा विजिबल है, वाइल इन रेस्ट ऑफ द कंट्री सिन्हाला स्पीकर जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं दे आर क्वाइट विजिबल. इसलिए इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगेन. अब हम मूव करते हैं कि दोनों कंट्री की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. अब इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. देखो जनरली मतलब पूरी कंट्री में डच जो है उसकी मेजॉरिटी है, तो यस वो अपनी
जो व्यूज है वो अपनी माइनॉरिटी पे थोप सकते हैं, मतलब उनका ओपिनियन नहीं मांगेगी, वो सीधा थोप सकती है, एंड इट कैन फोर्स इट्स ओपिनियन, एंड दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। पहले ही उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट, अगर इन्होंने ये किया तो इट वुड पुश कॉन्फ्लिक्ट अब मोर, और जो इट कैन लीड टू अ वेरी सीरियस सिचुएशन। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में क्या है, सिन्हाला जो है मेजोरिटी मतलब अच्छे से रहती थी, मेजोरिटी थी, बस 18% थे तमिल, लेकिन अगर वो अपनी इम्पोज करती, और हम आगे जाके देखेंगे कि उसने करी या नहीं, इट वुड ऑल्सो बी हार्मफुल फॉर द कंट्री। बेल्जियम में भी अगर लेट्स से उन्होंने इम्पोज कर दी मेजोरिटी ने, दैट इज डच स्पीकिंग ने माइनॉरिटी पे, जर्मन स्पीकिंग पे अपनी ओपिनियन विल वगैरह थोपनी शुरू कर दे, तो क्या होगा, इट विल लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन। एक कंट्री डिवाइड हो जाएगी सारे डच स्पीकिंग में, एक हो जाएगी सारी जर्मन स्पीकिंग में। इसलिए इट्स नॉट गुड कि हम प्रॉब्लम्स को और बढ़ाए, बट इट्स गुड टू रिड्यूस देम। अब लेट्स सी द मेजर्स विच बोथ द कंट्री टुक। पहले हम बात करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री हुई 1948 में, और जो लीडर्स आते सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला कौन से, मेजोरिटी, याद रखना। They sought to secure dominance of a government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala's supremacy. वो चाहते थे कि हम श्रीलंका को रूल करें, और जो भी माइनॉरिटी है तमिल वगैरह, हम उनको उनके व्यूज वगैरह को कोई इंपॉर्टेंस ही ना दे। तो उन्होंने सीरीज ऑफ मेजर लिया जिसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियन मेजर्स। इसको याद रखना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट ना। एक और वर्ड था एथनिक ऊपर, लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दैट। एथनिक क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, दैट इज people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or both culture. बेल्जियम में ले लो, दो एथनिसिटी के लोग हैं, ठीक है, एक बोलता है डच, एक बोलता है जर्मन, तो जर्मन लोग अपना अलग यूनिटी रखता है, डच वाले अलग यूनिटी रखते हैं, इट इज नोन एज एथनिक ग्रुप्स। अब हम बैक टू अगेन श्रीलंका। हम पहले बात करते हैं मेजोरिटेरियन क्या होता है। A belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wish and needs of the minority. वही हो गया कि वो अपनी मर्जी थोप रहे हैं, दे आर रिजेक्टिंग द आइडियाज एंड व्यूज ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री। अब लेट्स सी कि कैसे कैसे शेप हुआ ये, आगे आगे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस थे और इवेंट्स कैसे शेप हुए। तो 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ which recognized Sinhala as the official language, disregarding Tamil, and the government followed preferential policies. Preferential मतलब सिन्हाला को फेवर करती हुई और तमिल को डिसरिगार्ड करती हुई for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. हमने पहले पढ़ा था बुद्धिज्म कौन फॉलो करते थे, सिन्हाला स्पीकर्स। तो गवर्नमेंट जो है वो सारे मेजर्स ले रही थी टू प्रोटेक्ट द सिन्हाला कम्युनिटी और डिसरिगार्ड द विशेस ऑफ द तमिल कम्युनिटी। अब क्या हुआ, all these government measures coming on after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. डेफिनेटली एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम इग्नोर करते रहो तो उन्हें फील होगा कि हमारी कंट्री हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, देन वी शुड डू समथिंग। लेट्स सी उन्होंने क्या किया। सो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल राइट्स and discriminated against them in getting jobs and other opportunities. As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time, क्योंकि सिन्हाला को मिल रही थी सारी एडवांटेजेस और तमिल को किया जा रहा था इग्नोर। तो जो है श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, दे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल किए, बहुत सारी रैलीज, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स की, ताकि फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. 3 फैक्टर के लिए श्रीलंकन तमिल्स ने स्ट्रगल किया था, याद रखना। पहला है रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा है रीजनल ऑटोनॉमी, और थर्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। मतलब जो भी गवर्नमेंट ने पहला मेजर्स लिए थे वो सब उनको रीस्टोर करवाना चाहते थे प्रीवियस। जैसे लेट्स से कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1948 में, धीरे धीरे वो 1956 से एक्ट्स लेने लगी,
तो वो लोग चाहते थे जैसे कंट्री 1948 में थी वैसी हो, ना कि जो कंट्री 1956 के बाद बनी, विच फेवर्ड सिन्हाला कम्युनिटी। ठीक है। अब but the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. क्यों? क्योंकि वो फेवर कर रहे थे सिन्हाला को, तो why they would listen to Tamil community. तो 1980s में क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई एंड दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। क्यों? नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में ही क्यों? क्या? क्योंकि वहां पे जो है तमिल लोग डोमिनेट करते थे उस पार्ट को, इसलिए। The distrust between the two communities turned into a widespread conflict. कौन सी community में? Sinhala and Tamil community. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. You have read Chapter 1 of Economics textbook class 10 about Sri Lanka's excellent record of economic development, education, health. देखो, जो HDI रैंकिंग होती है, श्रीलंका जो है इंडिया से भी ऊपर थी, बट सिविल वॉर उसके मेजर्स की वजह से वो अपनी कंट्री की पूरी सिचुएशन जो है खराब हो चुकी थी। उनकी सिचुएशन, द सिचुएशन वाज आउट ऑफ द कंट्रोल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ के जाते कंट्री, बहुत सारे लोग मर रहे थे ड्यू टू communal riots, civil war and everything. But the civil war has caused a terrible setback to the social, culture and economic life of the country. और civil war जो है वो 2009 में खत्म हो गई। तो ये तो थी श्रीलंका की हालत। उसने ले लिया मेजोरिटेरियन मेजर्स, जिसकी वजह से वो इम्पोज करना चाहते थे मेजोरिटी का रूल, बट हो गई सिविल वॉर। अब लेट्स सी बेल्जियम ने क्या किया। ड्यू टू इट्स डाइवर्स एथनिसिटी, पहले हम मीनिंग जान लेते हैं सिविल वॉर का। तो सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स बिटवीन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट appears like a war. Make sure that you read all the glossaries and learn them because they are very important and they can come in 1 markers or objective types. अब बेल्जियम की सिचुएशन देखते हैं। तो बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने जो है दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they work out is different from any other country and is very innovative. क्यों? देखो, पहली बात, श्रीलंका ने तो लिया मेजोरिटेरियन मेजर्स, जिसकी वजह से हो गई सिविल वॉर। लेकिन जो बेल्जियम है उसने सोचा लेट्स रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस और उनको रिस्पेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ मेजोरिटी जो है वो डोमिनेट करे पूरी माइनॉरिटी और पूरी कंट्री को। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया कितनी बार? 4 टाइम्स बिटवीन 1970 एंड 1993। अब देखते हैं 2-3 कंपोनेंट्स क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने डाले विच मेक्स इट वेरी यूनिक एंड वेरी इनोवेटिव। पहला है, Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Linguistic relates to language, Dutch or German. Does no single community can make decisions unilaterally. पहला जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है दोनों को, ताकि दोनों का इक्वल स्टेक हो इन अ डिसीजन, ना जर्मन ज्यादा ना डच ज्यादा। दूसरा, many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या किया इन्होंने सेकंड में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है स्टेट लेवल पे। तो इन्होंने क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट है इट विल नॉट बी सबॉर्डिनेट टू सेंटर, मतलब वो उसके रिलेशन में उसके अंडर वर्क नहीं करेगी। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो स्टेट है उसको अपना कंट्रोल मिल गया होगा, तो इट कैन इम्प्लीमेंट द डिसीजन विच दे थिंक इज बेटर फॉर अ कम्युनिटी, whether it is German or a Dutch one. ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल्स क्या थी? कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, and it has a separate government in which both the communities have equal representation. मतलब कंट्री में भी पूरी इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और कैपिटल सिटी में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो,
उन्होंने ये नहीं चाहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं मेजोरिटी है, मैं रूल करना चाहता, नो, दे एक्सेप्टेड द डिसीजन और उन दोनों ने मिल के नेगोशिएशन पे आए कि यस वी वुड एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन का। Apart from the central and state government, there's a third kind of government. This government is known as community government. It is elected by people belonging to one language community, that is Dutch, French, or German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational, and language related issues. देखो, let's say ये 3 community है हमारी, ये है डच, ये है जर्मन और ये है फ्रेंच। हर कम्युनिटी अपनी एक गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी जिसको हम बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट के पास पावर है रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, चाहे वो पूरी कंट्री में भी स्प्रेड हो, लेट्स से यहाँ पे जर्मन है, यहाँ पे जर्मन है, यहाँ पे भी जर्मन है। ये तीनों पार्ट की जर्मन वुड कम टुगेदर टू फॉर्म अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट्स अ रियली गुड मेजर क्योंकि ये स्ट्रेंथन करेगा सारी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को एज वेल एज और सेंटर और स्टेट पे जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिटी स्ट्रेंथन करेगा। Now, you might find that Belgian model is very complicated. Yes, it is. But these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic lines. देखो, जो श्रीलंका में तो सिन्हाला स्पीकर तमिल स्पीकर में सिविल वॉर हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बेल्जियम में भी हो सकती थी कि डच और फ्रेंच अलग हो जाते, बट इट प्रिवेंट, जो बेल्जियन गवर्नमेंट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, इतने अच्छे मेजर्स लिए टू प्रिवेंट दैट वॉर, विच इज रियली अ वेरी गुड थिंग। When many countries of Europe came together to form the European Union, ये जो यूरोपियन यूनियन है, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, Brussels was chosen as its headquarter because of its good measures। और जो बेल्जियन गवर्नमेंट ले रही थी तो यूरोपियन यूनियन ने सोचा लेट्स मेक दिस कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ EU। नाउ हम क्या सीखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कंट्री से? बोथ आर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब पीपल के हाथ में पावर है, फाइनल पावर है, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। बेल्जियम में क्या किया, लीडर्स ने रियलाइज किया कि यूनिटी ऑफ कंट्री इज ओनली पॉसिबल अगर हम जो रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस है, लैंग्वेज के डिफरेंसेस है, रिस्पेक्ट दैट। बट श्रीलंका ने क्या किया, उसने ट्राई किया मेजॉरिटी कंट्री का डोमिनेंस ओवर, मेजॉरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस ओवर द होल country and disregarding the wishes of the minority community, that is majoritarian measures लिए उसने जो उसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि उसकी वजह से हुई सिविल वॉर which impacted the country in a really very bad manner। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग क्यों चाहिए हमें, why do we need power sharing। देखो, 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, विच इज नॉट अ गुड वे टू रिप्रेजेंट अ कंट्री। इसलिए पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब बेल्जियम में ही सोचो, उन्होंने इक्वल पावर दी डच और फ्रेंच को, इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। श्रीलंका में इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट। अब सेकेंड है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation, which is very much visible through the Sri Lankan example. अब there's a second deeper reason why power sharing is good for democracy. पहला तो है हमारा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, ठीक है। सेकेंड वाला है कि power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. डेमोक्रेसी का बेसिकली क्या स्पिरिट है, पीपल है। अगर पीपल के हाथ में पावर होगी, अगर पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो जो पीपल है उन जिनके हाथ में फाइनल पावर है उनको लगेगा यस हमारे पास पावर है क्योंकि हम ही इससे इफेक्ट हो रहे हैं, हम ही इसके इफेक्ट से रहना है, तो यस वी शुड हैव सम पावर। इसलिए पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड दे हैव राइट टू बी कंसल्टेड, क्योंकि उन्हें रहना है इफेक्ट्स के साथ एट द लास्ट। अब जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट,
वो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है रिस्पॉन्सिव, इट वाज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ दिस सोसाइटी। दूसरा है अकाउंटेबल, वो ट्राई करती है कि इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। थर्ड है वो होती है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब वो जो है वो चाहते हैं सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें एंड एक्वायर स्टेक इन दैट सिस्टम, सिटीजन्स रहे विजिलेंट। अब पहला रीजन जो हमने बोला कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ये सब हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। और जो सेकंड वाला कि इट इज द वेरी मच स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी, हम उसको बोलते हैं मोरल रीजन। अब जो प्रूडेंशियल है इट इज बेस्ड ऑन दैट जो पावर शेयरिंग है इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम, जैसे बेल्जियम में बेटर आउटकम लाया लेकिन श्रीलंका में इट टर्न इनटू सिविल वॉर। जो मॉरल रीजन है वो बताता है क्यों पावर शेयरिंग वैल्यूबल, बिकॉज स्पिरिट है डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की अगर वो नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कांट बी कंप्लीटेड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, which is forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to notions of undivided political power. देखो, आइडियाज पहले अगेंस्ट ऑपोजिशन से ही डिराइव होते हैं। पहला आया कि नहीं, हम पॉलिटिकल पावर डिवाइड नहीं करें, उसके वजह से लोगों ने एनालाइज किया उसके डिसएडवांटेजेस और धीरे धीरे वो फॉर्मुलेट हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। लेट्स लुक इनटू द स्टोरी हाउ वो फॉर्म हुआ। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person. क्यों? क्योंकि अगर पावर अलग अलग लेट से डिवाइड हो गए तो हम क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, बहुत लेट, बहुत टाइम लगेगा सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी रिकग्नाइज हुई, पीपल ने एक्सेप्ट किया डेमोक्रेसी को, उनको लगा कि वन बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। उनके हाथ में पावर है, they rule themselves through the representatives elected by them. Hence, in a good democracy, due respect should be given to diverse groups and views that exist in a society. क्योंकि तभी we can formulate the best and the good option. Now, everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed in and among as citizens as possible. देखो, इंडिया में भी हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, दैट इज अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इररिस्पेक्टिव, वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रेस हो। क्यों? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द कंट्रीज गवर्नेंस, इसलिए पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। नाउ इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स ले सकती है। हम यहाँ पे उन सारी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहला है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विच इज बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। और इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकता, एक ऑर्गन दूसरे पे चेक बैलेंस रखता रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हम इसे बोलते हैं। अब लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ऐसे ही जजेस जो है दे आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है। जैसे जो जुडिशरी है इट चेक्स एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। अब हम दूसरे पावर शेयरिंग के फॉर्म पे जाते हैं, दैट इज वर्टिकल। इट सेज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जैसे अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल जो होती है स्टेट। Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as the central or union government. Now, the government at the provincial or regional level are called by different name in different countries. इंडिया में हम क्या बोलते हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये सिस्टम जो है हर कंट्री में फॉलो नहीं होता, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। आधी कंट्री में बस सेंट्रल होती है, आधी कंट्री में दोनों होती है, लेकिन ज्यादा पावर सेंटर के पास होती है एंड इट वेरीज। नाउ there are many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like ours where
there are different levels of government. The constitution clearly lays down the power of different levels of government. देखो, इन्होंने सोचा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एज वेल एज बेल्जियम वालों ने, दे रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल और पावर, उन्हें कितनी पावर देनी चाहिए सो दैट दे कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. बट श्रीलंका में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ. नाउ इट इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोअर देन द स्टेट. इंडिया में क्या है? 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट है. पहला हो गया सेंटर, सेकंड हो गया स्टेट, और थर्ड हो गया एक लोकल लेवल जिसमें आता है पंचायत, जिला परिषद और वो सब. अब हम पढ़ते हैं पावर में भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप जो है वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकता है, कल्चर के बेसिस पे भी हो सकता है. एग्जाम्पल है बेल्जियम. अब हमने पढ़ा था कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसने एक गवर्नमेंट इंश्योर की थी, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब in some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. Last year we studied the system of reserved constituencies. Reserved constituencies क्या होता है? स्पेशली जो वीक सेशन होते हैं ऑफ सोसाइटी, लेट्स से इंडिया में एससीज, एसटीज, वुमेन, उनके लिए एक कोटा, फिक्स कोटा रिजर्व होता है इन लोकल गवर्नमेंट, ऐसे इन स्कूल्स, इन जॉब्स, इन यूनिवर्सिटीज, ताकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके एंड दे डू नॉट फील एलिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम. ये हो गया हमारा पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब लास्ट पावर शेयरिंग पढ़ेंगे हम बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स विच कैन इन्फ्लुएंस द पावर शेयरिंग इन अ कंट्री. अब डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर है सिटीजन्स के हाथ में. तो जो सिटीजन्स है दे मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर. हाँ, इसलिए इलेक्शंस होते हैं ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करें विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज इन द कंट्री. और ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं थ्रू पीपल. नाउ in contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Of course, there's a tough competition between the parties, and such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties which represent different ideologies and social groups. इंडिया में ही देख लो, पहले रूल क्या कांग्रेस ने, अब रूल कर रही है बीजेपी. बीजेपी इज बेस्ड ऑन हिंदुत्व. तो उन सबकी आइडियोलॉजीज क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है. इसलिए अगर हम शॉर्ट रन में देखेंगे, लेट्स से शॉर्ट रन में देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं हाँ बीजेपी बहुत लंबे तक आई है अभी. बट अगर हम लॉन्ग रन में देखें, हम देखेंगे पहले आया कांग्रेस का फेस, फिर आया अलायंसेस, कोलिशन का फेस, अब आ रहा है बीजेपी का फेस. सो पावर जो है वो किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं रह रही है, इट चेंजेस. अब sometimes this kind of sharing can be direct when 2 or more parties form an alliance to contest election. It was prominent 1990s के टाइम पे इंडिया में. If the alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. In a democracies, we find interest group like trader, businessman, farmer, industrial worker. ये जो भी है वो भी impact करते हैं how and which government should be related and elected. इसलिए जो गवर्नमेंट है कभी कभार वो मनी का यूज करती है, कास्ट का यूज करती है, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट लाए फ्रॉम ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल. क्यों? पीपल हैव द अल्टीमेट पावर, इसलिए. और they will also have a share in government power either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process. देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस फॉर्म हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन. लेट्स से एक हो गए ट्रेडर, एक बिजनेसमैन. अब वो जो ग्रुप्स है वो सोचते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए मोर प्रॉफिटेबल होगी. लेट्स से बिजनेसमैन के लिए वो होगी जो कम टैक्सेस लगाएगी, तो दे इलेक्ट द गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली एंड दे हैव अ बिग इन्फ्लुएंस कि कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी. एंड थ्रू दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर. ये बहुत ही इजी सा चैप्टर था and I will upload the notes in the description section, so make sure that you read them once. और अच्छे से notes बना लो, इस chapter में कुछ नहीं है, and you will get full marks. And if you like the video, please subscribe, share and like the channel. And thank you so much for seeing the video.